So hello everyone, welcome back to my channel once again. तो आई होप एवरीवन इज़ रियली वेल. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर जो कि है आइलैंड पैरीमीटर. ओके, लीड कोड 463. क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन रो into column grid, okay, representing a map where grid ij equals to 1 represents land and grid ij equals to 0 represent water. तो हमें इनने ग्रिड दे रखी है, तो इस फॉर्मेट में होगा 0 1 0 0. तो जहाँ जहाँ 1 है इसका मतलब वो ज़मीन की बात कर रहा है ना, वहाँ पे लैंड है. और जहाँ जहाँ 0 है इसका मतलब वहाँ पानी भरा हुआ है. ओके, यहाँ तक ठीक है. ग्रिड सेल्स आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, नॉट डायगनली. तो जो हमारी ग्रिड्स होगी ना, तो वो इस तरीके से ही कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, है ना. तो कोई डायगनल वाला नहीं है कि ये और इधर क्रॉस कनेक्शन से कनेक्टेड हो, वैसा कुछ भी नहीं है ना. तो बस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है. द ग्रिड इज़ कम्प्लीट सराउंडेड बाई वाटर एंड देर इज़ एग्जैक्टली वन आइलैंड. तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रिड तक ही पानी भरा हुआ है, पानी हमारे देखो बाहर तक भी भरा हुआ है ना. तो ये अगर ब्लू देखो तो ये ग्रिड के बाहर भी हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब पूरे चारों ओर पानी है और ये बीच में हमारा आइलैंड है ना. जो क्या कहते हैं उसे, कि जो हमारी इस कलर की एरिया दिख रही है लैंड कलर की, तो ये हमारी ज़मीन वाली एरिया है, बाकी चारों ओर पानी भरा हुआ है ना, ग्रिड के साथ भी और जो बाहर है वो भी. यहाँ तक चीज़ें सही है. बाकी द आइलैंड डजेंट हैव लेक्स, इसका मतलब कि इसके ये जो लैंड एरिया ना, इसके अंदर कोई पानी वाला जगह नहीं है, मतलब ये पूरा लैंड ही है जितना स्पेस भी कवर हो रहा है. ओके, तो इज़न कनेक्टेड विद द वाटर अराउंड द आइलैंड. ठीक है. वन सेल इज़ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 1. तो हर एक सेल जो है वो 1 लेंथ की है, मतलब एक साइड जो होगी 1 1 1 इस तरह से. द ग्रिड इज़ रेक्टेंगुलर विथ एंड हाइट डोंट एक्सीड 100. ओके, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द आइलैंड. अब पैरीमीटर हम किसे कहते हैं? एरिया और पैरीमीटर में पहले पैरीमीटर समझते हैं. पैरीमीटर क्या होता है? जो कि हमारा ऊपर वाली चीज़ें है ना, इस तरह से. एरिया ये ओवरऑल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन वो चीज़ नहीं. पैरीमीटर हमें बस बॉर्डर वाली चीज़ें इससे मतलब होती है, राइट. तो वो हमारा पैरीमीटर हो गया. अब इसे हम दो अप्रोच से समझेंगे. ठीक है, एक हम देखेंगे डीएफएस अप्रोच से और एक हम देखेंगे बिना डीएफएस अप्रोच से. अब क्यों करेंगे ये भी मैं बताऊंगा. ठीक है, तो समझते हैं पहले अप्रोच से जो कि हम नॉर्मली डीएफएस का यूज़ करके करेंगे. तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो वो कैसे यूज़ होगा ना. अब हमें देखो इस क्वेश्चन में इनने हमें दो तरीके से मतलब 0 और 1 की ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके दे रखा है ना, कि जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ वहाँ पानी भरा हुआ होगा. और हमें मतलब किससे है? हमें लैंड से मतलब है ना. हमें आइलैंड की पैरीमीटर चाहिए. तो अब यहाँ पे अगर देखो तो ये काउंट कैसे कर रहा है. सपोज़ अगर ये वाला हमारा जगह है ना, ये वाली पार्ट लैंड है, तो ये क्या कर रहा है ना, जहाँ जहाँ उसको पानी मिल रहा है, जैसे यहाँ पे पानी है तो देखो वो येलो से मार्क किया हुआ है ना. सिमिलरली अगर ऊपर अगर हम बाहर भी निकल जा रहे हैं तो बाहर भी हमारा सराउंडेड है 0 से, है ना. तो इस एरिया में भी पानी भरा हुआ है, तो हमारा पैरीमीटर ये भी काउंट होगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा हमारे पैरीमीटर में. सिमिलरली अगर हम इसके राइट साइड में भी जाएँ तो यहाँ भी देखो पानी भरा हुआ है ब्लू में, है ना. तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा. कंट्रीब्यूट कौन सा नहीं करेगा? इनने क्या कहा था, हम हॉरिजेंटल भी जा सकते हैं और वर्टिकल भी जा सकते हैं. अब कंट्रीब्यूट कौन सा नहीं करेगा? जैसे ये वाला हिस्सा हुआ है ना, ये पार्ट. तो ये वाला पार्ट में क्या प्रॉब्लम है ना, वो लैंड टू लैंड है, पानी नहीं है वहाँ पे. ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें पानी से मतलब है यहाँ पे. ठीक है, तो जो भी पानी से कनेक्टेड एरिया है हमें वो काउंट करना है. तो अगर हम देखेंगे इस पार्ट में तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे 3 हो गया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आए इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो यहाँ पे देखो तो 0 है ना. उसके बगल में देखो तो ये कहाँ कहाँ से इसको मिल रही पानी, एक यहाँ से मिल सकती है, एक यहाँ भी पानी है और एक यहाँ भी पानी है, तो कह सकते हैं इसका भी 3 है ना. सेम इस पार्ट के लिए कितनी हो जाएगी, ऊपर में से एक एक इधर भी पानी की जगह है, एक इधर भी है और एक इधर भी है ना. इधर देखेंगे तो वापस से लैंड है, तो इसको भी 3 ही जगह मिल रही है. सेम अगर यहाँ देखो तो ये एक इधर से पानी का सोर्स है, एक इधर से पानी का सोर्स है ना. ऊपर तो यहाँ पे ब्लॉक है, वहाँ भी लैंड है और यहाँ भी लैंड है, तो इसके लिए हमारा 2 आ जाएगा. तो इनको हम ऐड करते हुए चलेंगे कि हमारा पहले 3 था, फिर 3 था, फिर 3, फिर अभी 2 मिला. उसके बाद अगेन हम नीचे गए तो यहाँ पे भी इस साइड में पानी है, नीचे इधर खाली जगह है, यहाँ भी पानी मिलेगा. इधर लैंड है तो ब्लॉक है, इधर भी लैंड है तो ब्लॉक है, तो इसके लिए भी हमें 2 ही मिलेगी कंट्रीब्यूशन. फाइनली जो हमारा ये पार्ट होगा, यहाँ पे अगेन इधर पानी है, इधर पानी, इधर पानी, इधर अगेन लैंड है ना इस पार्ट में, तो ये हमारा 3 रहेगा. तो ये हमारी ओवरऑल आंसर आएगी. अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 3 3 तो हो गई 12, कितनी हो गई है, 3 3 6 9 20 16 हो गई है ना. तो 16, तो यही हमारा आंसर होगा. और अगर इनका आंसर देखें तो देखो आउटपुट में 16 ही है. तो आई होप आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं. ठीक है, अब सवाल यह कि हम उसको डी एफ एस के अप्रोच से सॉल्व कैसे करेंगे, है ना.
तो चलो देखते हैं। अब हम डीएफएस में क्या करेंगे ना, हमें एक विजिटेड जैसी चीज़ भी मेंटेन करके यहाँ पे चलनी पड़ेगी कि हम उस सेल में बार बार विजिट ना कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, कंट्रीब्यूशन को काउंट करते हुए चलेंगे। कैसे, अब देखते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें ये पता है कि एक सेकेंड, मुझे एक कलर ब्लैक लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो, अब जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ तो ज़ीरो है, और जहाँ जहाँ लैंड है वहाँ वहाँ वन है। ठीक है, तो हम सपोज़ यहाँ पे वन 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 लिख देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे जब हम चीज़ों पे ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो ये पार्ट तो हमारा ज़ीरो रहेगा, है ना, ये सारे ज़ीरो हैं हमारे। परफेक्ट। अब क्या होगा, हम उसी चीज़ों को कंसिडर करेंगे जहाँ पे लैंड है, हमें लैंड से मतलब है, तो पानी वाली जगह पे हम वैसे ही चेक करने वाले नहीं है, है ना, क्योंकि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लैंड के पेरीमीटर को काउंट करना है। तो हमें बस क्या क्या केसेस का ध्यान रखना था, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये रो से बाहर निकलेगा तो भी पेरीमीटर हमारा काउंट होगा, तो भी, क्योंकि बाहर में भी पानी है तो उसके लिए भी हम पेरीमीटर काउंट करेंगे। ये नहीं कि उनके लिए सिर्फ अंदर वाले के लिए हम काउंट कर रहे हैं कि ग्रिड के अंदर जहाँ जहाँ पानी मिले। तो हमें बाहर के लिए भी काउंट करना है, और अंदर जो हमें ज़ीरो मिल रही है उसके लिए तो काउंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि अगर कॉलम को भी हम क्रॉस करते हैं या रो को क्रॉस करते हैं तो उनके लिए भी हम काउंट कर रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी अभी। तो अब हम डीएफएस से हम किस तरीके से करेंगे, देखो। तो जब हम यहाँ पे आइट्रेट कर रहे होंगे अपने डीएफएस एरे से, तो बेस कंडीशन तो हमारा वही होगा कि अगर बाहर निकल जाए तो उनके लिए भी हम वन ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जब सपोज़ हमने इस वाले बॉक्स का हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, हमने यहाँ पे देख लिया कि इधर भी पानी मिल रहा है, इधर भी पानी मिल रहा है, इधर भी पानी मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा, तो हम देखेंगे कि इनके साइड से 3 आंसर आ चुके हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे हम, है ना। और फिर इसको हम क्या करेंगे, विजिटेड मार्क करके इसको हम 1 से -1 कर देंगे। ओके, इसका ये मतलब होगा कि हम वहाँ पे उसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर नहीं हम ऐसा करेंगे तो वो घूमता रह जाएगा। ठीक है, अगेन हम उसके लिए फिर नीचे जाएंगे, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी। ठीक है, तो अब हम इस वाले के पास आए। अब इस वाले को भी हम -1 पहले मार्क कर देंगे, है ना, और चेक करेंगे कहाँ कहाँ से पानी मिल रही है। इधर नहीं मिल रही है ना, लैंड है, इधर से भी नहीं मिल रही है, ऊपर तो ऑलरेडी -1 है तो इधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो कैलकुलेट हो चुकी है। और फिर वो वापस बंदा नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से हमें आंसर मिला इस वाले बीच वाले बॉक्स से 0। अब हम सपोज़ इस लेफ़्ट वाले के पास आए। ठीक है, तो ये पहले ऊपर की ओर जाके सपोज़ गया, तो यहाँ देखा 0 है, तो इसके लिए 1 आंसर इधर से आ गया। बाहर निकला यहाँ से, तो इसको भी यहाँ से 0 मिला, एक 0 यहाँ से मिला, और अगेन हम नीचे गए तो यहाँ से भी एक 0, तो 3 मिल चुकी है। और अगर ये इधर कैलकुलेट करने जाएगा तो ये देखेगा कि -1 ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो वो पार्ट कैलकुलेटेड है, तो वहाँ जाने से इसको कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ से भी वो 3 आंसर रख लेगा। सिमिलरली वो सबको -1 जब तक हम सब विजिट कर लेंगे तो -1 कर देंगे पूरे को, और हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट होकर के आ चुका होगा, है ना। तो एक बार इसको कोड करते हैं, कोड से हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं एक डीएफएस फंक्शन बनाता हूँ। तो प्राइवेट इंट डीएफएस, तो उसके अंदर हमारा चला जाएगा ग्रिड। ठीक है, और एक होगा हमारे पास रो और एक हमारे पास कॉलम। ठीक है, तो बेस केस हमारा क्या क्या हो जाएगा कि जब हमारी जो है वो r<0 हो जाए। r<0 कब होगा, जब हम क्रॉस कर जाएंगे, है ना, जब हम इस वाले हिस्से को क्रॉस कर जाएंगे, राइट। तो हमारी अगर हम इसकी इंडेक्सिंग देखें तो कैसे होगी, 0 1 2 3, सेम इधर भी 0 1 2 3, है ना। तो जब ये ऊपर क्रॉस कर जाएगी तब हम कह सकते हैं कि हम स्टिल इसके लिए 1 ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि बाहर भी पानी है। तो सिमिलरली जब हमारा r<0 हो और r हमारी ग्रेटर देन हो जाए किसके, ग्रिड की लेंथ के, तो रो से बाहर निकल जाए, या फिर क्या हो, कॉलम से या तो पीछे हो, है ना, या फिर कॉलम के बाहर ही निकल जाए, as equals to grade of 0 लेंथ, राइट। मुझे यहाँ भी इक्वल टू देनी पड़ेगी। ओके, और साथ ही साथ कब एक कंडीशन और होगी, जहाँ पे हमारी पानी हमें मिल रही होगी, है ना, ग्रिड के अंदर, तो अगर हमारी रो और कॉलम भी जहाँ पे 0 हो रही हो तो यहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा। तो उन केसेस के लिए क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है।
तो ये हमारा बेस केस हो गया। उसके बाद हमें विजिटेड भी मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड ऑफ रो और उस कॉलम। तो अगर वो -1 है, मतलब हम वहाँ विजिट कर चुके हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, तो हम वहाँ से सीधा कह देंगे रिटर्न 0, जो हमने अभी देखा था, है ना, कि हम सेम जगह पे वापस जा रहे थे तो वहाँ ऑलरेडी -1 मार्क किया हुआ था, तो हम वहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो काउंट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो अगली सेल है जहाँ पे हम जाएंगे उसको भी -1 कर दो, क्योंकि हम वो विजिट कर चुके हैं, है ना, तो सेल को हमने विजिट कर लिया। उसके बाद फाइनली क्या करो, रिटर्न करो अपना DFS। तो ये हमें DFS लगानी पड़ेगी हर डायरेक्शन में। चारों डायरेक्शन कैसे हो सकती है, तो ग्रिड हमने ले लिया, फिर R+1, है ना, और कॉलम, देन अगेन हमारा DFS कैलकुलेट होगा, वो होगा किसके लिए, ग्रिड, फिर R-1, है ना। तो ये चारों डायरेक्शन है ना, तो हॉरिजन दोनों, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल जो हम जा रहे थे, तो उनकी डायरेक्शन हम यहाँ पे डाल देंगे। तो DFS हमारी चली गई ग्रिड, फिर R और कॉलम +1, ठीक है, देन अगेन हमारा वो प्लस होगा। तो चारों साइड से जो आंसर आएगा ना वो हम ऐड कर लेंगे। तो ग्रिड R और कॉलम -1, ठीक है। तो इससे हमारा यहाँ पे DFS फंक्शन तो रेडी हो गया। ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे पैरीमीटर। तो पहले तो एक हम रोज़ बना लेते हैं अपने मेन फंक्शन में ग्रिड के लिए। तो आई होप ये DFS फंक्शन क्लियर होगा, है ना। तो कुछ इसमें अलग सी चीज़ नहीं है, जैसे हम जनरल लिख रहे थे वही चीज़ मैंने लिख दी उसको। तो ग्रिड ऑफ 0 और ये लेंथ हो गया, और एक हमारी पैरीमीटर हम बना लेते हैं विच इज़ 0 इनिशियली। ठीक है। उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे इस पर इंट ऑफ r इक्वल्स टू 0 और r लेस देन रोज r++। Similarly for int column equals to 0, column is c less than cos और c++। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कहाँ किस किस चीज़ के लिए, जहाँ हमें पानी होगा, है ना, जहाँ मतलब जहाँ लैंड होगा, सॉरी, जहाँ लैंड होगा उससे हमें मतलब है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख देंगे जब हमारे ग्रिड ऑफ रो और कॉलम जहाँ पे 1 हो, 1 ही वाला लैंड है हमारा, राइट, 0 तो पानी है। तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए क्या करो ना, जो हमारी पैरीमीटर है उसमें ऐड कर दो किसकी, DFS को, है ना, उस वहाँ से उस जगह से DFS कॉल करो जहाँ पे लैंड है। हमें पानी वाली जगह से DFS कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ जहाँ लैंड है उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर जगह से DFS कॉल करो और उनको पैरीमीटर में ऐड करते जाओ, जो भी आंसर मिले। बाकी आंसर हमारा इस पार्ट से आ जाएगा कि जहाँ अगर जहाँ भी पानी मिलेगा वहाँ पे 1 ऐड करता हुआ जाएगा, अगर वो विजिटेड है तो 0 रहेगा, वरना हम जो अगली वाले में जाएंगे वो उसको पहले विजिटेड मार्क करके वो बाकी काम कर लेगा, और आंसर हमें यहाँ पे ऐड करके दे देगा हर एक पर्टिकुलर सेल का। ठीक है। तो वो पैरीमीटर में ऐड हो जाएगी, और फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं रिटर्न पैरीमीटर। ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बट ओके। तो अब देखो यहाँ पे वैसे ये एक हमारा DFS अप्रोच हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे अब मुझे कोई बता सकता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इसकी देखें तो इस पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगी ऑर्डर ऑफ m×n, है ना। ऑफ कोर्स क्योंकि 2D एरे है तो हमें वैसी लगेगी, लेकिन हम अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें ना तो वो भी उतना ही हो रहा है, m×n। स्पेस भी हमारा उतना ही लग रहा है DFS के वजह से। अब लेकिन क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या? अब ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो करेंगे कैसे? तो टाइम तो नहीं ऑप्टिमाइज़ होगा, टाइम तो आइटरेट तो हमें करनी पड़ेगी ना सारे सेल्स में, तो टाइम तो नहीं, लेकिन स्पेस को स्टिल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इस वाली चीज़ को, है ना। अब करेंगे कैसे? तो अब देखो पहले इस चीज़ को समझो कि क्या इसमें रियली DFS की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या हम बिना DFS के इसको नहीं कर सकते क्या? अगर हम ध्यान दें तो हम इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनने कंस्ट्रेंट स्ट्रिक्ट दे रखा है। हमें पानी से नहीं, हमें लैंड वाली चीज़ों से मतलब है ना। तो बेसिकली जब भी हमारे पास लाइक लैंड होगा, ठीक है, हम चेक करेंगे कि अप डाउन और लेफ़्ट और राइट, है ना, कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। जैसे इस पार्ट में अगर हम देखें तो इसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 है ना, इस वाले पार्ट में, कि एक बार वो ऊपर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। तो हम लैंड की कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, है ना।
कि अब उस कैलकुलेट करके कि जहाँ पानी मिले उस साइड से हमें कैलकुलेशन बता दो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली पूरे ग्रिड में ट्रैवर्स करेंगे और हम हर एक 4 डायरेक्शन के लिए चेक करेंगे, अप, लेफ्ट, राइट और डाउन, और उनकी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे एक ये देख लो कि जब भी अगर हमारी मान के चलो रो ज़ीरो हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अप डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, उसके पास हमेशा पानी होगा, विल ऑलवेज बी वाटर। ठीक है। अगर हमारा आर ही ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं ना कि इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है ना, ये तो ज़ीरो ज़ीरो ही है। तो बेसिकली हम लैंड के पहले तो सेम इसमें भी होगा, हम लैंड के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, हमें पानी से मतलब नहीं। हमें पता है अगर बाहर निकल गया तो भी पानी मिलेगी, बाकी अगर ज़ीरो जहाँ है वहाँ तो पानी मिल ही जाएगी। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे ना, उसको अपडेट करेंगे उसके R-1 करके। ठीक है। तो चलो इसका हम सीधा कोड देखते हैं, कोड से ही ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो इसका मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, ये फेल्स लैडर वाला कोड है ना, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हम कुछ स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम सीधा चेक करके आंसर को निकाल ले रहे हैं। ठीक है। अब इस कोड को हम समझते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है। देखो, तो इनिशियली हमने रोज़ को डिफाइन कर लिया, रोज़ कॉलम्स जो है, और एक हमने आंसर बना लिया, और हमने 4 डायरेक्शन डिफाइन कर लिया, है ना, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। उसके बाद हमने अपने रोज़ पे किया और हर एक रो के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम पे हम जा रहे हैं, है ना। तो जैसे रो ज़ीरो के लिए हम सारे कॉलम पे 0 1 2 3, है ना, उस तरीके से हम चल रहे हैं। तो इस तरह से हम हर एक सेल पे पहुंच सकते हैं, सेम जैसे पहले चल रहे थे। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, देखो पहला ही कंडीशन मेरा है ग्रेड ऑफ रो कॉलम इक्वल्स टू 1। अब 1 क्या है, जहाँ पे लैंड होगा, तो हमें लैंड से ही मतलब है, उसके बाद ही हम कंडीशन चेक करेंगे। बाकी हम पानी वाली जगह से क्यों कैलकुलेट करना, हमें कोई मतलब तो नहीं बनता है ना, हमें पैरीमीटर चाहिए लैंड का। तो हम सिर्फ लैंड के लिए कैलकुलेट करेंगे कि जहाँ पे हमें 1 मिले तो उसके चारों डायरेक्शन में कैलकुलेट करो। तो अब देखो यहाँ पे पहला टेस्ट केस, सपोज हम इसी टेस्ट केस को लिखते हैं ना, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 0 1 वाला बॉक्स है। तो अगेन आई होप ये पता होगा, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 वाले के लिए। ओके, सपोज हम इनके लिए देख रहे हैं। अब 0 1 वाले कंडीशन में अगर देखो तो हम पहले चेक करेंगे क्या हमारा ग्रेड ऑफ 0 और 1 क्या वो 1 है। तो हाँ, हमें दिखेगा इस वाले पार्ट में तो 1 होगा लिखा हुआ, परफेक्ट। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा R 0 है। तो हाँ, रो हमारा अभी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा 1 कर दो अभी के लिए। ठीक है। तो हमें दिख भी रहा है कि ऊपर से हमें एक आंसर मिल रहा है ना, रो हमारा 0 है। अब हम देखेंगे क्या हमारा कॉलम 0 है, तो दिखेगा नहीं यार, कॉलम हमारा क्या था, यहाँ पे तो 1 है, राइट, तो कॉलम तो हमारा 0 है नहीं। तो अब हम देखेंगे अगर कॉलम 0 नहीं तो उसके एल्स केस में जाएंगे। तो ठीक है यार, हमारा लेफ्ट में क्या होगा, तो ग्रीड R और C-1 है ना। तो अभी इसमें चेक करो कि ग्रीड ऑफ, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीड ऑफ 0 और C-1 क्या हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं क्या इस वाले पार्ट में 0 0 वाले पार्ट में क्या ये पानी है। अगर पानी है मतलब अगर 0 है, इसका मतलब यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ना, कि अगर 0 है तो उसके लिए भी हमारा लेफ्ट पार्ट 1 कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट भी हमारा यहाँ पे 1 कंट्रीब्यूट कर दिया। परफेक्ट, यहाँ तक आई होप। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा ऐसा सा मिटा देता हूँ मैं, तब थोड़ा क्लियर दिखेगा, है ना। तो अभी इस वाले हिस्से में हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हमारा 1 हो गया। उसके बाद हम अगेन चेक कर रहे हैं क्या R हमारा रोज़ -1 है, मतलब क्या हम एंडिंग के तरफ पहुंच गए, तो दिखेगा नहीं। तो टोटल हमारे पास कितने 4 हैं, तो R तो हमारा 3 है नहीं, R तो 0 ही है हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास R है 0 और ये हमारे पास C है कॉलम, ठीक है। तो इसके एल्स केस में जाएंगे कि यहाँ डाउन से कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, तो डाउन में अगर हम देखें तो डाउन कैसे जा सकते हैं, R+1, राइट। तो ग्रेड ऑफ R+1 तो ये हो जाएगा 1 और कॉलम हमारे पास क्या था 1। अब हम 1 1 देखें तो कौन सा सेल है, तो ये वाला पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है। तो हमें दिखेगा क्या यहाँ पे 0 है, क्या यहाँ पे पानी है, तो दिखेगा नहीं यार, यहाँ भी लैंड है। तो टर्नरी ऑपरेटर से हमें डाउन भी 0 ही मिलेगा, ठीक है, कि डाउन में हम नहीं जा सकते, वहाँ लैंड है ऑलरेडी। सिमिलरली हम यहाँ पे अब लास्ट केस के लिए देखेंगे C कॉल्स -1, ठीक है। तो कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 4 हैं। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा C 3 तक आ गया, तो नहीं, हमारा C स्टिल 1 पे है ना। तो इफ़ केस में तो जाएंगे नहीं, एल्स में जाएंगे। तो राइट साइड के लिए हम देखेंगे, अब राइट के लिए क्या होगा, तो ग्रिड हमारे पास कितनी थी 0 ही थी, और कॉलम -1 विच इज़ 2। तो 0 2 कौन सा है, अगर हम यहाँ से देखें तो 0 2 हमारे पास ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा। क्या ये पार्ट तुम्हें पानी दिख रहा है,
ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी हमारे पास राइट साइड के लिए भी, और हमें दिख भी रहा है कि राइट के लिए देखो हमारे पास आंसर आया, एक अप के लिए आंसर आया और एक लेफ़्ट के लिए आंसर आया, है ना। तो चारों डायरेक्शन में हमें दिख रहा है कि पानी मिल रही है, तो इस राइट भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब उसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं, तो उस अभी तक के लिए इस एक सेल के लिए हमारे पास आंसर कितनी आ गई, तो अप प्लस लेफ्ट प्लस डाउन प्लस राइट। तो डाउन हमारे पास 0 था, तो अप हमारे पास 1 है, लेफ्ट 1 है और ये राइट भी 1 है, तो इसके लिए आंसर आ गया 3। और क्या इस पर्टिकुलर सेल का आंसर हम 3 कह सकते हैं? दिख भी रहा है ना कि 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली हमारे बाकी सेल्स का भी काम वैसे ही हो जाएगा और फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे हम बिना DFS के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यही मेरा मेन अप्रोच था। अब ये ग्रीड RC-1 ये मैंने कैसे लिखा, तो ध्यान रखना आप, जैसे कि रोज़ है, तो रोज़ कैसे होती है, हम इस वाले पर्टिकुलर हिस्से को रोज़ कहते हैं, तो हम अगर हम रोज़ जाएंगे तो वो वर्टिकल इस तरीके से ही जा रहा होगा ना। तो इसीलिए देखो मैंने अप और R=0 के लिए मैं अप रखा और इस वाले के लिए मैं डाउन रखा है ना, तो रोज़ अप और डाउन मूव करेगी, राइट। और कॉलम हमारा कैसा होगा, कॉलम हमारा लेफ़्ट और राइट चल रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शंस में। तो इसीलिए मेरा C=0 और यहाँ पे देखो C के एक लेफ़्ट है और एक राइट है, तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट हो गया और ये हमारा अप और डाउन हो गया। तो आई होप ये दोनों सॉल्यूशन क्लियर होंगे सबको। तो बाकी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप एक्सप्लोरिंग। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं वैसे तो। कौन सा, आई होप ये बेटर चलना चाहिए। 99.58 बढ़िया। तो आई होप ये सारे सॉल्यूशंस क्लियर होंगे, है ना, दोनों जितने देखे अच्छे से। बाकी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना यार, ठीक है। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।